नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। उड़ीसा के बालासोर जिले में हुए रेल दुर्घटना में अब तक 233 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 900 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस बड़ी दुर्घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया। बता दें आपको कि सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ हेतु प्रार्थना। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए प्रार्थना की है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ हेतु प्रार्थना। उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। और उड़ीसा में बालासोर जनपद में हुई दुर्घटना में जिन परिवारों ने, जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 93 राजधानी सेवा और साथ ही साथ साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये सभी बसें प्रदेश के अलग अलग जिलों से दिल्ली के लिए जाएंगी। जो जिले दिल्ली से दूर होंगे वहां से 2-2 बसें चलाई जाएंगी और इनकी संख्या मांग के अनुरूप बढ़ाई जा सकेगी। राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का जो किराया है वो सामान्य बस से 10% अधिक होता है। इन बसों का स्टॉपेज कम रहता है और कार्यक्रम में परिवहन मंत्री देवशंकर सिंह, भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हुई है। इलेक्ट्रिक बस सेवा के कारण लोगों में उसकी एक नई डिमांड बनी है। हम वर्तमान में प्रदेश के 10 सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ किए हैं और इतनी डिमांड है उसकी, जहां जाओ हर व्यक्ति कहता था हमारे यहां भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए, हमारे यहां भी इस सेवा को शुरू करवा दीजिए। एक बहुत सकारात्मक भाव है और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर इस बात को कहूंगा, समय आ गया है बस स्टेशन अच्छे हों, सुरक्षित हों। हमारी बस की ये सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो। आवश्यक नहीं कि इसमें हम सरकार से पैसा लेकर के ही परिवहन निगम में बस का बेड़े को हम बड़ा करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की मौजूदा संसाधन की अभिवृद्धि तो हो ही, लेकिन साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसमें जोड़ करके प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को हम बेहतरीन बस सेवा के साथ जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं की दर को भी हम और भी, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत की दर को और न्यूनतम स्तर पर लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर देहात में 2 दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम अरनिया स्थित कानपुर एडविल मयूर ग्रुप में पहुंचे, जहां पर उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कानपुर देहात को सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने की बात की और इसके अलावा कानपुर देहात में फैली अव्यवस्थाओं पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है, जिसका रिजल्ट 1 हफ्ते में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है और यहाँ पर बड़ी संख्या में औद्योगिकीकरण हुआ है और जो उद्योग जगत की समस्याएं हैं उनको किस ढंग से हम दूर कर सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इस पर अभी चर्चा हमारे मयूर के प्लांट में हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश का उद्योग जगत जो कानपुर के बेस के रूप में जाना जाता था, हम और मजबूत करेंगे और इनकी जो दुश्वारियां हैं उनको हम दूर करेंगे।
उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जिला भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सरकार के 9 सालों का ब्यौरा रखते हुए सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, देश में 9 सालों में मोदी सरकार का शासन बेमिसाल रहा है और इस सरकार ने इतने कम समय में देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। तो मोदी सरकार का 9 वर्ष का जो शासन रहा है वो केवल भारत के गरीब कल्याण वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के साथ साथ भारत की बढ़ती हुई प्रगति में जिस प्रकार से पिछले 70 साल से 65 साल से कंपेयर करें तो वो और उसका बिल्कुल डबल नजर आएगा आपको। चाहे रोड नेशनल हाईवे बनने पर ले लीजिए, पहले 9 करोड़ अब 36 करोड़, एम्स पहले 7 करोड़ अब 22 करोड़, एयरपोर्ट पहले 78 करोड़ 74 करोड़ अब 178 करोड़। इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे अगर हम लोग तो आपको देखने में नजर आएगा कि किस प्रकार से युवा, महिला, किसान, गरीब, मजदूर सभी वर्ग का एक समान उत्थान और उनकी आवश्यकता की पूर्ति। 125 करोड़ का देश 140 करोड़ का हो गया। पूरी दुनिया ने इसको देखा है तो 12 कंट्री सम्मानित देशों ने अपने अपने देशों में अपने अपने सम्मान से मोदी साहब को नवाजा है। वो इन्हीं 9 वर्ष के शासनकाल के कारण भारत में दृढ़ शक्ति के साथ में मजबूत एक मुस्त सरकार जो मोदी साहब की रही है उसी का ये परिणाम रहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में वो निर्णय ले पाए और ये देश में आगे विकास की तरफ, प्रगति की तरफ। हम 10वें पायदान से 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में आ गए। हम ग्लोबलाइजेशन सेंट पॉइंटों पर अगर आए 81वें नंबर भारत गिना जाता था, आज 40वें नंबर पर भारत है। उधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस पर अब बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लोगों तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद जनपद में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के दौरान 2014 की तुलना में 2023 में देश के हर क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है बल्कि देश के भीतर भी गरीब, वंचित, किसान और महिला समेत सभी वर्गों का विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 370 तो समाप्त हुई और 35A भी समाप्त उसके साथ हो गई और कहीं पर भी किसी तरीके से हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी। विश्व पटल में भी किसी तरह से कोई भी कहीं किसी ने भारत या हिंदुस्तान के प्रति कोई भी आलोचना या किसी तरह से नहीं प्रशंसा ही हुई। तो इसलिए एक ऐसे ही ट्रिपल तलाक का भी मामला था, उसको भी हिंदुस्तान में लागू किया है कि हिंदुस्तान में जो भी हमारी अल्पसंख्यक बहनें हैं, माताएं हैं, वो उन्हें कोई ये नहीं कहीं रोटी जल गई है या कहीं सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया है या बच्चा रो दिया है या चाय में आने में बनाने में देरी में लग गई है, तो इसी बात को लेके बहनों को तलाक 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 करके उसे घर से निकासी मिल जाती थी, उसका जीवन नरक हो जाता था। उस पर भी कानून हिंदुस्तान में बना। ऐसे कई मुद्दे जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक समस्याओं का समाधान हुआ। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी लोकसभा की तरफ से, पूरे देश की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हम सब लोगों को इस देश के 142 करोड़ जनता के अथक प्रयास से, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा की वजह से, उन पर अटूट विश्वास की वजह से वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने वो करके दिया जो लोगों ने उनसे जिससे कल्पना की थी उससे भी कई गुना ज़्यादा दिया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का 9 वर्ष पूरे हुए उसके लिए बधाई देता हूँ। उधर आपको बता दें कि बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बयान दिया कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के गठन का मकसद शरीयत के वसूलों की रक्षा करना और साथ ही साथ मुसलमानों के धार्मिक मसाइल के हल के लिए काम करना था, मगर बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया। मुसलमानों की शरई नुमाइंदगी करने के बजाय राजनीतिक मामलात में ज्यादा दिलचस्पी लेने लग गया। साथ ही साथ मौलाना ने जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक आज इंदौर शहर में होने जा रही है, जिसमें कि बोर्ड के अध्यक्ष का इंतखाब यहां पर होगा और किसी आलिम के नाम का ऐलान हो जाएगा।
अध्यक्ष के लिए नामों का इंतखाब होना है और ऐलान होना है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम फसला बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबिया हसन नदवी का इंतकाल हो गया था। उनकी जगह पर किसी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना है, इसलिए मजलिस आमला एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हो रही है। मेरा मानना यह है कि बोर्ड अपने असल मकसद से भटक गया है। उसका मकसद शरई और आइली मामलात में मुसलमानों की रहनुमाई करना था, मगर वो रहनुमाई करने के बजाय सियासी मामलात में ज्यादा उसका अमल दखल बढ़ गया। उधर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत उससे कहीं अलग है। यूपी के बस्ती में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस्ती में महिला के साथ नहीं बल्कि एक मासूम के साथ 3 दरिंदों ने दुष्कर्म किया, बल्कि उसके साथ इतनी हैवानियत हुई कि वे बेहोश हो गई। घटना के बाद बेहोश हालत में किसी ग्रामीण को ये मासूम दिखी, जिसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौके पर मुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पेकोलिया में ग्राम रेवटा में आज सूचना मिली कि एक 10 वर्ष की बच्ची के साथ 3 लोगों ने गलत काम किया है। उसमें तीनों अभियुक्तों को, जो नाबालिग है, गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर पुलिस मौजूद है। जो घटनास्थल है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। एफआईआर पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें आपको आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य करेंगे बैठक। ये बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य बैठक करेंगे, पार्टी पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें। निरीक्षण भवन में भी बैठक करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संघ नेता जसपाल घर जाएंगे डिप्टी सीएम, ये बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। निरीक्षण भवन में बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। पवन अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, मुजफ्फरनगर दौरे पर आए हुए हैं डिप्टी सीएम, फिलहाल पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। जी, मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। अभी थोड़ी देर पहले भी हेलीपैड पर उतरे थे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि बालेसर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसको लेकर पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। वहीं इस वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर है और वहां पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई 2 मिनट का मौन रखकर, और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर, और जो सरकार के 9 साल पूरे हुए उसको लेकर ज्ञान मंत्रणा चल रही है। जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद वहां से बीजेपी कार्यालय से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास भवन में बैठक करेंगे, जहां पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों डीएम एसएसपी से वो बातचीत करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करेंगे, जो विकास योजनाएं चल रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे और सभी जानकारी लेंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता पत्रकारों के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है, जो विकास भवन स्थित सभागार में ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।